तो अभी हमने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर बनाया था, वी यूज सम फंक्शन. So this sum is nothing but a mathematical aggregation functions. So like sum, there is one more function like sum x. So sum x is a iterator function. What iterator means over here? let's do one thing. Let's do actual calculation. So let's say in the sales fact table, we have this order quantity column, right? ये ऑर्डर क्वांटिटी कॉलम्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि हर एक ऑर्डर की कितनी क्वांटिटी है, राइट? तो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के लिए हमने इस कॉलम का सम लिया था. तो अगर मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना रहेगा, टोटल रेवेन्यू इस ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे एंड यूजिंग दिस प्राइस. सो लेट मी ओपन अ एक्सेल. नाउ पीपल गोइंग टू अंडरस्टैंड मोर. लेट्स से मेरे पास प्रोडक्ट की प्राइस है एंड उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी है. तो मुझे अगर टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना रहेगा तो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट? इफ वी हैविंग प्रोडक्ट प्राइस एंड ऑर्डर क्वांटिटी, लेट्स से दिस इज प्रोडक्ट, इसका क्वांटिटी एंड प्राइस. अगर ये तीन कॉलम मेरे पास है, लेट्स से प्रोडक्ट ए, उसका क्वांटिटी है 2 एंड प्राइस है लेट्स से 10. ये 10 क्या है? सर सर स्क्रीन शेयर करो ना सर. स्क्रीन शेयर कर रहा है. किसी को नहीं दिख रही स्क्रीन? दिख रही स्क्रीन किसी को भी नहीं दिख रही है? दिख रही है सर. लेट मी रीशेयर अगेन. ये आपका नेटवर्क स्लो होगा. दिख रही है स्क्रीन? Yes sir. Yes sir. Let's say we have these 3 columns. Product A, which is product name, उसकी क्वांटिटी एंड प्राइस. ठीक है. तो अगर मुझे रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस रेवेन्यू? मल्टीप्लाई. We simply multiply this quantity into price, right? So 10 multiplied by 10. So 20 is the revenue. Same way, अगर let's say product B and we have product C. इसकी let's say again इसकी 1 quantity है, इसकी 4 quantity है. इसकी प्राइस है 20 और इसकी है again 10. तो इसका B के लिए टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 20 एंड C के लिए रहेगा 40, राइट? सो टोटल क्या रहेगी रेवेन्यू की? 80 रहेगी, राइट? सो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले रो बेसिस पे हर एक रो के लिए हमने क्या किया, एक कैलकुलेशन किया, राइट? हर एक रो के लिए कैलकुलेशन किया एंड देन फाइनली जो हमारा रेवेन्यू का कॉलम था, जब ये कैलकुलेशन सारे रो खत्म हो गए, देन हमने उस रेवेन्यू के कॉलम का सम किया. सो ये जो हर एक रो वाइज हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करना 10 को, 1 से मल्टीप्लाई करना 20 को, ये ऑपरेशंस को कहा जाता है इटरेटिव. एक एक्सप्रेशन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ये एक्सप्रेशन हम एक हर एक रो में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड एक वैल्यू निकल रही है. तो ये जो एक्सप्रेशन है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ये एक्सप्रेशन हम हर एक रो में परफॉर्म कर रहे हैं, हम एक वैल्यू निकाल रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं एंड देन फाइनली जब हमें टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो जो स्टोर की हुई वैल्यू है सारी है, इन सब की सम कर रहे हैं. तो सेम वे में हमें अगर यहाँ पे अगर हम पावर बीआई की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम है. ठीक है. मेरे पास प्रोडक्ट प्राइस का जो कॉलम है वो है इस प्रोडक्ट डिम में, प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम प्रोडक्ट डिम में. ठीक है. लेट मी सेलेक्ट दिस प्रोडक्ट प्राइस. तो प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम जो है ये प्रोडक्ट डिम में है. 2 अलग अलग टेबल्स में ये कॉलम है. एक टेबल
क्वांटिटी है, दूसरे टेबल में प्रोडक्ट प्राइस है। अभी ये प्रोडक्ट का जो टेबल है, ये प्रोडक्ट का टेबल हमारे सेल्स फैक्ट टेबल से, दिस प्रोडक्ट टेबल, ये जो प्रोडक्ट का टेबल है, ये प्रोडक्ट का टेबल हमारे सेल्स फैक्ट टेबल से 1:many रिलेशनशिप से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर ऐसा सिनारियो हो, डायमेंशन टेबल के अंदर का कोई कॉलम आपको रेफरेंस के लिए लेना है ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर, देन वी यूज रिलेटेड फंक्शन। इन दोनों में 1:many रिलेशनशिप होनी चाहिए। दिस इज माय डायमेंशन टेबल, प्रोडक्ट टेबल जिसमें यूनिक रिकॉर्ड है। दिस इज माय ट्रांजैक्शन टेबल जिसमें मल्टीपल डुप्लीकेशंस के फॉर्म में रिकॉर्ड है, तो रिलेशनशिप 1:many है। नाउ प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम है प्रोडक्ट डिम के टेबल के अंदर, मुझे ये जो कॉलम है ये यहाँ पे एज अ रेफरेंस के लिए चाहिए। कॉलम इसी टेबल में ही रहेगा, प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम मूव नहीं होगा, उसका एक कॉपी बनेगा यहाँ पे। कैसे बनेगा? अभी लेट से मैं प्रोडक्ट टेबल पे जा रहा हूँ, अगर मैंने किसी एक प्रोडक्ट के बेसिस पे अगर फिल्ट्रेशन किया, लेट से प्रोडक्ट की नंबर 215, तो यहाँ पे हमें कितने रिकॉर्ड मिलने वाले हैं? एक रिकॉर्ड मिलेगा, करेक्ट। इस प्रोडक्ट की प्राइस मुझे कितनी बता रहा है? ये 33.64 बता रहा है यहाँ। ठीक है, जब इस टेबल को मैं ट्रांजैक्शन टेबल जो है हमारा सेल्स फैक्ट टेबल, यहाँ पे रेफरेंस के लिए लूंगा, और लेट से यहाँ पे मैं फिल्टर कर रहा हूँ प्रोडक्ट 215 को, यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, राइट। बट अगर मैं ऑर्डर ये प्रोडक्ट की प्राइस का कॉलम यहाँ पे रेफरेंस के लिए लूँ, तो सभी प्रोडक्ट के आगे यहाँ पे मुझे सेम प्राइस दिखाएगा जो प्रोडक्ट के टेबल में दिखाया था उसने। ये समझ में आ रहा है कंसेप्ट? क्योंकि प्रोडक्ट सेम है तो उस प्रोडक्ट की प्राइस तो सेम ही होगी। आप ऑर्डर क्वांटिटी कितनी भी मांगो उसकी, लेकिन उसकी प्राइस चेंज होने वाली है क्या? प्राइस सेम रहेगी, राइट। तो यहाँ पे वो कॉलम हम कैसे लेके आए? हम यूज करते हैं रिलेटेड फंक्शन। मुझे जैसे यहाँ पे कॉलम चाहिए, कहाँ से चाहिए? डायमेंशन टेबल के अंदर से चाहिए, जो इस ट्रांजैक्शन टेबल से 1:many रिलेशनशिप में कनेक्टेड है। सो मैं न्यू कॉलम यहाँ पे करता हूँ, इसे कॉलम को नाम दे रहा हूँ मैं प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल टू रिलेटेड फंक्शन। रिलेटेड फंक्शन कॉलम का नाम पूछ रहा है कि कौन सा कॉलम आपको चाहिए। जैसे मैं रिलेटेड करता हूँ तो यहाँ पे कॉलम की कुछ लिस्ट आती है। ये वो सारे कॉलम है जो अलग अलग डायमेंशन से 1:many रिलेशनशिप में ये ट्रांजैक्शन टेबल कनेक्टेड है। जैसे हमारा कस्टमर का टेबल भी 1:many में कनेक्टेड है, प्रोडक्ट सब कैटेगरीज का भी कनेक्टेड है, प्रोडक्ट का कनेक्टेड है, टेरिटरी का कनेक्टेड है। तो सारे जो पॉसिबली जो कॉलम्स यहाँ पे आ सकते हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। हम इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट की प्राइस पे, सो आई सेलेक्ट दिस प्रोडक्ट प्राइस and I'll simply hit enter. So you can see for product 215 this product price 33.64, ये हर एक रो में मुझे अभी शो कर रही है। अंडरस्टैंड हो रहा है ये? अच्छा, मतलब सर जो प्रोडक्ट में जो इसका कॉपी है वो तो सेम वहाँ पे रहेगा? हाँ, अभी इसका कॉपी उसमें रहेगा। जैसे प्रोडक्ट डिम में हमने 215 के लिए फिल्टर किया, तो यहाँ पे मुझे एक रो मिला जो मुझे बताता है कि इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, राइट। यहाँ पे उस प्रोडक्ट के लिए मुझे वो प्राइस दिखा रहा है 33.64, लेकिन हमें पता है कि ये डायमेंशन टेबल है तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये सेल्स फैक्ट टेबल जो ट्रांजैक्शन टेबल है हमारा, ये प्रोडक्ट का की जो ये रेफरेंस की जो यूज की हुई है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिफरेंट ऑर्डर डेट के लिए ऑर्डर किया गया है, राइट। अलग अलग कस्टमर्स ने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, तो इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो तो सेम रहेगी ना सभी के लिए, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है तो उसका प्राइस सेम रहेगा। जितने रोज यहाँ पे इस 215 के लिए है, उस हर एक रो के लिए ये प्राइस यहाँ पे दिखेगा। समझ में आया? क्लियर है ये? ओके, नाउ जैसे एक्सेल में हमने देखा था हमारे पास क्वांटिटी एंड प्राइस इन दोनों के कॉलम्स अवेलेबल है अभी,
तो रेवेन्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना। इस प्रोडक्ट प्राइस को अगर मैं इस ऑर्डर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे इस रो में क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा, करेक्ट। यस सर। तो उसके लिए नए नए कॉलम लगेगा। हाँ जी, उसके लिए नया कॉलम लगेगा। हाँ इसके लिए एक नया कॉलम हम बनाएंगे, पहले एक नया कॉलम बनाएंगे, देन विल सी कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हमने ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम हमारे पास था, प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम हम रिलेटेड क्या यूज़ करके यहाँ पे लेके आए। अभी नेक्स्ट टास्क है हमारा ऑर्डर क्वांटिटी को इस प्रोडक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं एक नया कॉलम ले रहा हूँ और एक इसमें सिंपली मैं क्या लिख रहा हूँ कि लेट्स से सेल्स नाम दे रहा हूँ इस कॉलम को, और इस सेल्स में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इस ये प्रोडक्ट प्राइस। तो देखो मैं जब प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर का प्रोडक्ट प्राइस कॉलम यहाँ पे आ रहा है मुझे। पहले ये कॉलम यहाँ पे नहीं था, जब मैंने ये क्रिएट किया है सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर तब ये शो करना यहाँ पे शुरू कर रहा है, राइट। तो दोनों कॉलम में सेम टेबल से ले रहा हूँ, सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर का ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेल्स फैक्ट टेबल का प्रोडक्ट प्राइस। इसको एंटर किया मैंने। नाउ यू कैन सी ऑर्डर क्वांटिटी 1 है, प्रोडक्ट प्राइस 33.64 है, हमें मिल रहा है 33.64। हर एक रो में ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, करेक्ट। जैसे ऑर्डर क्वांटिटी लेट से मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ इसके लिए ऑर्डर क्वांटिटी 1 ही है। लेट मी रिमूव दिस फिल्टर, जैसे क्लियर ऑल फिल्टर, एंड लेट से फॉर ऑर्डर क्वांटिटी लेट से मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट करता हूँ। तो ऑर्डर क्वांटिटी 2 के लिए प्रोडक्ट की प्राइस है 8.64, ये अलग प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट 223 है। तो टोटल सेल्स में मुझे मिल रहा है ये मल्टीप्लाई बाई ये 17.28, राइट। मतलब हम यहाँ तक पहुँचे। ये कॉलम हमने क्रिएट कर लिया है जिसमें हर एक सेल में वो मुझे एक वैल्यू दे रहा है। तो लास्ट स्टेप क्या रहेगी, हमें इस रेवेन्यू के कॉलम का सम लेना पड़ेगा, राइट। ये जो नया सेल्स का कॉलम बन के आया है यहाँ पे हमने बनाया है, इस सेल के कॉलम का अगर मैं सम ले लूँ तो मुझे टोटल रेवेन्यू मिलेगा, राइट। तो मैं एक नया मेजर बनाऊंगा जो मुझे सेल्स के कॉलम का सम दे। जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूँ रेवेन्यू इज इक्वल टू सम ऑफ सेल्स, सेल्स फैक्ट के अंदर का सेल्स का कॉलम। एंड नाउ इफ आई ड्रैग दिस टोटल रेवेन्यू, ये रेवेन्यू का अगर मेजर मैंने स्क्रीन पे ले लिया, ये एक मेजर है, और लेट मी कन्वर्ट इट इनटू डेट कार्ड, तो 43.29 मिलियन मुझे रेवेन्यू बता रहा है। रेवेन्यू इन द सेंस ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट प्राइस का जो अपना ये सेल्स का जो कॉलम था, इसका क्या है वो समेशन है। नाउ अभी यहाँ तक क्लियर है सबको। ये कैसे स्टेप्स हमने स्टेप बाय स्टेप गए, ये सिंपल एग्जांपल को हमने सामने रखा। पहले तो हम प्रोडक्ट की प्राइस का कॉलम उस टेबल में लेके आए, देन हमने एक एक्सप्रेशन लिखा जिसमें क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस किया और एक नया कॉलम बनाया हमने जो हर एक रो की मल्टीप्लिकेशन करे एंड हमें एक आउटपुट दे। जब हमारे पास ये रेवेन्यू का मतलब हमारा पावर बीआई में जो सेल्स का कॉलम बना, तो उस सेल्स के कॉलम का हमने समेशन किया, और जो 80 यहाँ पे मिल रहा है वो हमें यहाँ पे पावर बीआई में कितना मिल रहा है, 43.28 समथिंग, 43.29 मिलियन। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ अभी यहाँ पे ये टास्क परफॉर्म करने के लिए, ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम बनाना पड़ा, देन एक सेल्स का बनाना पड़ा, एंड देन उसका समेशन करना पड़ा। सो विदाउट क्रिएटिंग दोज टू कॉलम, ये प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम एंड ये सेल्स का कॉलम क्रिएट किए बिना हम ये ऑर्डर ये जो टोटल रेवेन्यू है ना, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? यूजिंग समेक्स इटरेटर फंक्शंस। इटरेटर फंक्शन क्या करता है, जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कौन सा, ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट प्राइस, ये जो एक्सप्रेशन है वो इंटरनली परफॉर्म करेगा
रिजल्ट को वर्चुअल टेबल में, वर्चुअल टेबल मतलब एक इमेजिनरी टेबल, उसकी पावर बीआई की मेमोरी में स्टोर करेगा। कौन सा रिजल्ट? ये जो रेवेन्यू का जो कॉलम है या सेल्स का जो कॉलम पावर बीआई में हमने बनाया, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 1 मल्टीप्लाई बाई 20, तो इसी जो रिजल्ट बन के आ रहा है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट कॉलम, ये इसका एक इमेजिनरी कॉलम क्रिएट करेगा पावर बीआई की मेमोरी में। एंड जब सारे रिकॉर्ड्स खत्म हो जाएंगे, सारा ये जो कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा, देन उस कॉलम का समेशन करके आपको फाइनल रिजल्ट देगा। कंसेप्ट समझ में आया? बाकी समझाओ सर। हाँ, हेलो, यस सर। यस सर, यस सर। तो लेट्स डू इट। अभी ये प्रोडक्ट प्राइस एंड सेल्स, ये दो कॉलम में वैसे की वैसे रख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इटरेटर फंक्शन ले रहा हूँ, डायरेक्टली एक मेजर बना रहा हूँ, न्यू मेजर। इसको मैं नाम दे रहा हूँ टोटल रेवेन्यू, ठीक है। सम एक्स में वो मुझे पहले पूछेगा कि कौन से टेबल के अंदर आपको ये ऑपरेशन करना है, एक्सप्रेशन जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस का करना है, वो कौन से टेबल में करना है। तो मैं इसे टेबल का नाम दे रहा हूँ, सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर मुझे ये कैलकुलेशन करना है। टेबल का नाम दे दिया मैंने, इसको कॉमा दे दिया। नाउ द एक्सप्रेशन, ही आस्किंग मी द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब जो फॉर्मूला, जो कैलकुलेशन आप करना चाहते हो। हमारा कैलकुलेशन क्या है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी, सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर का ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय जो रिलेटेड फंक्शन यूज करके हमने जो कॉलम सेल्स फैक्ट टेबल में लाया था। अगर ऐसे कंसिडर करके चलो कि वो कॉलम हमने बनाया नहीं है, लेट्स से दिस जो प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम हमने बनाया इस सेल्स फैक्ट के अंदर, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे रिलेटेड करके यूज करके कंसिडर कर सकता हूँ विदाउट क्रिएटिंग दैट कॉलम एक्चुअली। तो मैं रिलेटेड ऐसे कर सकता हूँ कि रिलेटेड प्रोडक्ट प्राइस, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर जाओ और सेल्स फैक्ट की ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट प्राइस, कहाँ से रिलेटेड प्रोडक्ट प्राइस, ये एक्सप्रेशन करो। एंड देन जो वर्चुअल एक कॉलम बनेगा उसका मुझे सम करके दो। मैं इसको एंटर कर रहा हूँ एंड लेट्स से दिस टोटल रेवेन्यू, ड्रैग दिस टोटल रेवेन्यू इन अ सेपरेट स्क्रीन। You see, I'm getting same result, 43.29 million रेवेन्यू, जो हमने दो अलग अलग कॉलम बना के क्रिएट किया था। अभी हमें ये टोटल रेवेन्यू का मिल रहा है, राइट। समझ में आया? बोलो। इसमें यस सर। फर्क समझ में आया कि क्या किया हमने? दिस इज ये जो 43.2 मिलियन जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, ये एक रेगुलर वे में, राइट। हमने पहले प्राइस का एक कॉलम वहाँ पे बनाया, देन क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस का एक दूसरा कॉलम बनाया, एंड देन उस जो बना हुआ कॉलम था उसका सम लिया। यही ऑपरेशंस हम सम एक्स इटरेटर फंक्शन करके कर रहे हैं। इटरेटर फंक्शन में हमें पहले टेबल का नाम, जिससे हमारा सेल्स फैक्ट का टेबल जो हमने यहाँ पे जिसमें हमने ऑपरेशन किए ये सेल्स फैक्ट के टेबल के अंदर, उस सेल्स फैक्ट के टेबल के अंदर ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटेड प्रोडक्ट डीम प्रोडक्ट प्राइस, ये एक्सप्रेशन मुझे पास करना है इस टेबल के अंदर, परफॉर्म करना है हर एक रो में। एंड देन जब एक वर्चुअल कॉलम बन जाएगा, सारे रोज खत्म हो जाएंगे सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर के, देन जो एक वर्चुअल कॉलम बनेगा जिसमें सारी वैल्यू स्टोर होगी हर एक रोज की, उसका मुझे सम करना है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ सम एक्स। ठीक है, क्लियर है? हेलो। हाँ बोलो।
सर सम और सम एक्स में क्या डिफरेंस है? सम, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कॉलम प्रेजेंट है यहाँ पे, अभी अगर लेट से मैं इस सेल्स फैक्ट टेबल में जाऊँ, तो इस सेल्स फैक्ट टेबल में ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम। अगर मुझे इसका सम करना है, इस ऑर्डर क्वांटिटी कॉलम के सारे रोज को मुझे काउंट या कैलकुलेट करना है कि कितनी वैल्यूज है इसमें, तो मुझे इसका सम लेना पड़ेगा, राइट, इस ऑर्डर क्वांटिटी कॉलम का। ये तो समझ में आया। इसीलिए मैं सम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक कॉलम प्रेजेंट है ऑर्डर क्वांटिटी का। नेक्स्ट केस में अगर मुझे रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, तो मुझे ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट प्राइस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो ऑपरेशन है ये हर एक रो में परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक रो मुझे एक वैल्यू देने वाला है, जो ये सेल्स का कॉलम हमें दे रहा है। तो अगर हमने प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम बनाया और सेल्स का कॉलम भी बनाया यहाँ पे, देन टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस कॉलम का मैंने सम लिया, सेल्स के कॉलम का मैंने सम लिया था। बट इटरेटर फंक्शन यूज करके मैंने क्या किया, ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट प्राइस का जो कैलकुलेशन था वो पावर बीआई के वर्चुअल इंजन में ही किया, एंड जो फाइनल आउटपुट आने वाला था उसका सम करके मुझे आउटपुट मिला। तो ये है डिफरेंस सम में, सम एक्स में। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कॉलम है, अगर उस कॉलम का आपको समेशन करना है, देन यूज सम। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करके कोई वैल्यू लानी है, जैसे हमारे केस में ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट प्राइस का कैलकुलेशन करके हमें ये वैल्यू लानी थी, इसीलिए वी यूज सम एक्स। सम फंक्शन का जो पैरामीटर पास होता है उसमें सिर्फ कॉलम का नाम पास होता है, क्योंकि आप लिखते भी हो सम, तो ब्रैकेट में वो क्या पूछता है कि कौन से कॉलम का सम करना है। लेकिन जब आप सम एक्स लिखते हो तो ब्रैकेट में वो पूछता है कि कौन सा टेबल है, यानी क्या एक्सप्रेशन है। ओके, डिफरेंस समझ में आया? यस सर। सबको? किसी को Yes, कुछ sir. डाउट है? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार। इंटरव्यूअर ऑलवेज आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स। उस केस में आपको ये एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फर्स्ट एग्जांपल एक्सप्लेन कैसे करोगे कि लेट्स से सम इज एग्रीगेशन फंक्शन। इफ वी हैव अ column present in a table, let's say for example in a transaction table, sales transaction tables, we have order quantity column. So in order to calculate total order quantity, we use sum function, sum of order quantity column. Now let's consider another example. आप ऐसे explain करो, let's consider another example. We also have product price column in a transaction table, and in order to calculate the total sales, total revenue, we need to perform this calculations, order quantity and product price. So in that case we need to iterate that expression row by row. So that's why we use sum x function, sum x table's name and the expression, this is order quantity and product price. So once we did it, we got a total revenue. Understand कैसे explain करना है? Order quantity into product price. Yes. Yes. This is sum, na sir? This is sum x, order quantity multiply by product price. ये expression है, ये कैलकुलेशन है, ये आपको करके फिर एक रिजल्ट लाना है। ये जो सिंपल एग्जांपल हमने देखा ना, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करके आपको ये 20 का रिजल्ट लाना है। एंड देन सारे रोज खत्म होने के बाद, ए बी सी डी जितने भी रोज रहेंगे, सारे रोज का कैलकुलेशन होने के बाद आपको इस रेवेन्यू के कॉलम का सम करना है, तभी तो आपको ये 80 का आउटपुट मिलेगा ना। तो ये परफॉर्मेंस, ये ऑपरेशन करने के लिए हमने सम एक्स फंक्शन यूज किया। अगर मुझे बस ऑर्डर क्वांटिटी के इसका अगर मुझे पूछे कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 7 है, राइट, तो ये 7 लाने के लिए मुझे डायरेक्टली करना पड़ेगा सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। बट विदाउट क्रिएटिंग दिस प्राइस एंड रेवेन्यू कॉलम, ये दो कॉलम क्रिएट किए बिना आप सम एक्स को यूज करके इस 80 तक पहुंच सकते हो।
ये सारा क्यों कर रहे हैं? तो अननेसेसरी ये जो दो कॉलम हम बना रहे हैं ना, प्राइस एंड रेवेन्यू का, जिससे क्या हो रहा है, आपके जो टेबल है, आपका जो टेबल है उसकी साइज बढ़ रही है, आपका जो आपका जो फाइल है उस फाइल का साइज बढ़ रहा है, क्योंकि ये दो कॉलम आप एक्चुअल में क्रिएट कर रहे हो ना, वो कुछ मेमोरी कंज्यूम करेगा ना आपकी फाइल की। तो अनवांटेड कॉलम्स हम बनाते नहीं है, जितना हो सके हम मेजर्स के थ्रू ही परफॉर्मेंस करते हैं। कॉलम्स कब बनाते हैं? एकदम नेसेसरी, जो हमें नीड है, जो हमें उसके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा, तब अपन कॉलम बनाते हैं। अदरवाइज वी ऑलवेज प्रेफर टू डू द कैलकुलेशन यूजिंग मेजर्स। जैसे प्राइस एंड रेवेन्यू का कॉलम क्रिएट किए बिना यूजिंग सम एक्स फंक्शन अपन ने यहाँ तक, ये जो 80 का आउटपुट हमें मिला वो हमने अचीव किया 43.29 मिलियन। ये यूजिंग सम एक्स से टोटल रेवेन्यू, ये रेगुलर वे में हमने रेवेन्यू का कॉलम क्रिएट किया एंड देन सम किया उसका। अभी क्लियर है सबको? यस सर। ओके, जैसे ये सम फंक्शन है, वैसे और एग्रीगेशन फंक्शन कौन से है? सम है, एवरेज है, मीन है, Count. मैक्स है, काउंट है, राइट? वैसे जितने एग्रीगेशन फंक्शंस है उन सभी फंक्शंस के इटरेटर फंक्शन है। जैसे सम का सम एक्स है, एवरेज का एवरेज एक्स है, काउंट का काउंट एक्स है, मीन का मीन एक्स है, मैक्स का मैक्स एक्स है। ये सारे एक्सप्रेशन, ये जो सारे इटरेटर फंक्शन, ये सारे उनका जो पैरामीटर पास करना होता है वो सेम रहता है कि आप अगर मैक्स एक्स फंक्शन लिखो तो वो पूछेगा आपको टेबल एक्सप्रेशन, सम एक्स लिखोगे टेबल एक्सप्रेशन, एवरेज एक्स डालोगे टेबल एक्सप्रेशन। तो जितने इटरेटर फंक्शंस होते हैं उसमें हमें एक्सप्रेशन, जो कैलकुलेशन हमें करना है मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ मिलके, वो कैलकुलेशंस हम वहाँ पे लिखते हैं, जो फॉर्मूला हमें बनाया है या जो हम यूज करना है। एंड सर ये जो डेटा है ना सर हाँ ये जो डेटा है ना, मतलब आप जिसके ऊपर ये कर रहे हैं अभी सम और सम एक्स का, वो डेटा सर एक ग्रुप पे डालते हैं क्या सर? हम भी ट्राई करते हैं उसके ऊपर, मतलब अलग डेटा भी ये तो होगा। ये तो हाँ सेम ही डेटा है ना जो अपन इंपोर्ट किया हुआ है, ये एडवेंचर वर्क का फाइल। हाँ, लेकिन सबके यहाँ, मेरे यहाँ तो नहीं दिख रहा है वो, मतलब आपने वो सेव करके रखा होगा ना पहले। हाँ, लेकिन क्योंकि पहले दिन से जो अपन काम करते हैं वो, मैं बोला ना आपको, एक फाइल बनाओ उसमें सेव कर लो, डेली का काम एक ही फाइल रखो। अच्छा, मतलब हम हमारी तरफ से भी कुछ भी डेटा रख सकते हैं ना, मतलब हमारी तरफ से मतलब मैं समझा नहीं कैसे। क्योंकि नहीं नहीं, आपका जो फोल्डर है एडवेंचर का, हाँ तो वो हमारे, मतलब मेरे या तो पावर बीआई डेस्कटॉप पे नहीं मेरा अलग डेटा है सर, मतलब मेरे मैं जो यूज करता हूँ ना, उसमें मेरा डेटा अलग है। नहीं, बट एडवेंचर वर्क का जो फाइल, जिप फाइल मैंने सबके साथ शेयर किया था ना, वो फाइल नहीं है क्या आप लोगों के पास? है सर। अच्छा हाँ, मतलब अपना क्लास शुरू होने के टाइम पे मैंने ये इसका इसी डेटा पे जिस पे हम काम कर रहे हैं अच्छा उसका सर, मैं पहले लेक्चर शायद नहीं था सर मैं, हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, मैं ग्रुप पे वापस एडवेंचर वर्क की फाइल डाल दूंगा। अगर ग्रुप में से किसी के पास हैंडी हाँ हो हाँ, फाइल तो आप लोग डाल दो फाइल, तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक ओके, डेटा कुछ भी डेटा हो, करता हूँ मैं। ठीक है सर वो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है डेटा सर, कुछ वो भी हो सकता है। डाल दीजिए फिर। हाँ कंसेप्ट हाँ इंपॉर्टेंट है, डेटा अगर मे भी दूसरा डेटा आपके पास है तो भी चलेगा, हाँ कंसेप्ट हाँ, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ट्राई करो। ठीक है सर। ये क्लियर है, सम एक्स ओके एंड सम? सर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, लेट्स से, let's create this particular, let me delete this also, let me create some of the visuals. So let's say this is the first visual that we created, order quantity by category name, ठीक है, ये एक विजुअल हमने बनाया था। लेट मी यूज अनदर विजुअल्स, इसके लिए कुछ फॉर्मेटिंग है। जैसे मैं विजुअल को सेलेक्ट करता हूँ तो इस विजुअल के साथ ये कुछ फॉर्मेट के ऑप्शन अभी मुझे दिखते हैं। जैसे
इस विजुअल के अंदर कुछ मुझे कलर्स चेंज करने रहेंगे, कुछ फॉन्ट्स चेंज करते रहेंगे, डेटा लेबल्स मतलब इसकी जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ मुझे शो करनी रहेगी, उसकी फॉन्ट्स, उसकी डिस्प्ले यूनिट्स वगैरह जितनी भी सेटिंग्स रहेगी ना, ये सारी सेटिंग्स इस फॉर्मेट के अंदर है। इसको आपको एक्सप्लोर ही करना पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको हर एक पॉइंट समझाऊँ, इसको आपको खुद से एक्सप्लोर ही करना पड़ेगा फॉर्मेट के अंदर। हाँ, विजुअल बनाते टाइम पे मैं फॉर्मेटिंग जो जो मैं कर रहा हूँ वो तो आप देख पाओगे, लेकिन उसके साथ बहुत सारे ऑप्शंस भी है, बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे मैं कलर्स में जाऊँ तो कलर्स में देखो यहाँ पे एक्सेसरीज है, क्लोथिंग है, बाइक्स है, तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो मैं कलर्स चेंज कर सकता हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है वो। ये कलर्स का पैलेट यहाँ पे ओपन हो जाता है। इसमें से भी आपको पसंद नहीं है तो आप मोर कलर्स पे जाओ, यहाँ से आप कलर्स बना सकते हो खुद अपने। जैसे ग्रीन वन, तो मैं इसको ड्रैग करके जहाँ पे लेके जाओ तो वो वैसे उस कलर में दिखेगा मुझे। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि कैसे स्कीमा हम बना रहे हैं, कैसे हमें रखना है। ठीक है, ओके। सो दिस विजुअल, अभी लेट्स से मुझे इस विजुअल का थोड़ा बॉर्डर्स वगैरह रखना है, तो मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, लेट्स से जनरल, विजुअल्स एंड जनरल ऐसे दो ऑप्शंस होते हैं जिसमें टाइटल्स वगैरह वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। ये जो टाइटल दिख रहा है सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी बाय कैटेगरी में, मुझे ऐसे नहीं लिखना है, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी नहीं लिखना है, मुझे लिखना है टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। तो मैं सम ऑफ को निकाल रहा हूँ, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, इसको मैं ये कर रहा हूँ। इसका फॉन्ट बोल्ड करना है या कैसे करना है ये सब यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। इस टेक्स्ट का कलर जो ऐसे रेड, अभी ब्लैक कलर में, मुझे दूसरे कलर में चाहिए तो मैं दूसरा कलर ले सकता हूँ, जो भी चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मतलब उस पर्टिकुलर इसका बैकग्राउंड कलर, जैसे मुझे ग्रीन चाहिए तो मैं ग्रीन ले सकता हूँ, अभी व्हाइट के लिए काफ़ी है व्हाइट। Let's say in the effects section I'm having these visual borders and shadows. Let me on this, तो उसका एक इफेक्ट दिखेगा इस कैनवास के ऊपर, शैडो जैसा, 3D व्यू थोड़ा सा। ओके, सो लेट मी क्रिएट मोर विजुअल्स। लेट्स से मैं सेकंड विजुअल यूज कर रहा हूँ, दिस स्लाइसर्स। स्लाइसर्स का यूज क्या होता है, अगर मुझे इस विजुअल के ऊपर कुछ फिल्ट्रेशन करना है तो यूजिंग स्लाइसर्स आई एम एबल टू डू दैट। लेट्स से कैलेंडर के अंदर का स्लाइसर्स में ऑलवेज कॉलम्स जाता है, तो हमारे कैलेंडर में लेट्स से ईयर का एक कॉलम है, इस ईयर के कॉलम को मैं इस फील्ड में अगर डालता हूँ तो ऐसे कुछ एक फर्स्ट मुझे वैल्यू दिखाएगा वो। लेकिन लेट्स से मुझे रेंज, मल्टीपल रेंज में ये वैल्यू नहीं दिखनी है, मुझे सेलेक्ट करनी है वैल्यू, टिक मार्क करनी है। तो इसका जो फॉर्मेटिंग है, जैसे फॉर्मेट में स्लाइसर सेटिंग है, तो यहाँ पे देखो स्टाइल अभी बिटवीन है। बिटवीन मतलब जो आपकी लोएस्ट वैल्यू होगी और एक हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो दोनों में से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि 15 से लेके 16 तक देखना है, 15 से लेके 17 तक देखना है, या 16 से लेके 17 तक देखना है, या सिर्फ 2015 का देखना है, तो मैं दोनों जगह 2015 कर दूंगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वर्टिकल लिस्ट, या ठीक है, वर्टिकल लिस्ट अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में मुझे दिखेगा। नाउ इफ आई सेलेक्ट 2015 तो 15 के लिए मुझे डेटा दिखाएगा, 16 सेलेक्ट किया तो 16 के लिए ये एक्सेसरीज, बाइक्स, क्लोथिंग मेरा फिल्टर आउट होगा। 17 के लिए अगर करूँ तो 17 के लिए दिखाएगा। अगर मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट ऑल के लिए दिखाएगा। ठीक है, सेम वे स्टाइल में और एक है, वर्टिकल लिस्ट की जगह यहाँ पे आता है ड्रॉप डाउन, क्योंकि वर्टिकल लिस्ट जो है वो आपका स्पेस लेगा बहुत ज़्यादा, ड्रॉप डाउन जो है वो ड्रॉप डाउन स्पेस नहीं लेगा। अभी इतना अगर विजुअल में यहाँ पे प्लेस कर दूँ, जैसे मुझे ईयर चेंज करना है तो इस ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूँगा, अगेन एक टाइल्स मेरे सामने ड्रॉप डाउन हो जाएगी, मैं सिलेक्शन कर लूँगा और उसको अगेन कॉन्ट्रैक्ट कर दूँगा, राइट। अगेन इसमें अगर मुझे कुछ फॉर्मेटिंग में चेंजेस करने हैं, अगेन आई गो टू द दिस जनरल सेटिंग, इन इफेक्ट सेक्शन आई जस्ट ऑन दिस विजुअल बॉर्डर्स एंड शैडोज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ स्लाइसर्स विजुअल। अभी जैसे इस स्लाइसर्स विजुअल में मैं कॉलम्स को पुट करके कुछ फिल्ट्रेशन कर सकता हूँ, वैसे और एक फिल्ट्रेशन है यहाँ पे फिल्टर पे,
जब मैं ये फिल्टर पेन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे पास दो ऑप्शंस आते हैं, फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। लेकिन अगर कोई मैं विजुअल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आएंगे, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। सो बेसिकली फिल्टर्स पेन जो होता है वो फिल्टर पेन्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेट्स से मेरे पास 5-6 पेजेस मैंने क्रिएट करके रखे और मुझे सारे पेजेस के ऊपर एक फिल्ट्रेशन लगाना है। जैसे मुझे कैटेगरी जो है मेरी, जैसे दिस कैटेगरी, आई एम हैविंग दिस कैटेगरी, मुझे सारे पेजेस के ऊपर, ऑल पेजेस के ऊपर कैटेगरी का फिल्टर लगाना है, एक्सेसरीज कैटेगरी का। तो मैंने एक्सेसरीज अगर यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट एक्सेसरीज शो करेगा। अगर मैंने सेकंड पेज भी क्रिएट किया तो देखो सेकंड पेज में बाय डिफॉल्ट एक्सेसरीज का फिल्टर लगा हुआ है। जितने भी रिपोर्ट मैं यहाँ पे बनाऊँ, जितने भी विजुअल्स बनाऊँ, उसमें बाय डिफॉल्ट इस कैटेगरी नेम का फिल्ट्रेशन लग जाएगा। तो हमारे पास ऐसे तीन ऑप्शंस रहेंगे, फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। दिस पेज मतलब ओनली दिस फिल्टर, जैसे हमने ऑल पेजेस पे लगाया था, अगर मैं कैटेगरी नेम पे लगाऊँ तो बस इसी पेज के लिए वो फिल्टर होगा सारे विजुअल्स के ऊपर, उसका और इस पेज वन का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, फिल्टर ऑन दिस पेज एंड फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, ये समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज फिल्टर ऑन विजुअल। जैसे मैं इस विजुअल को सेलेक्ट करता हूँ या कोई भी विजुअल को सेलेक्ट करता हूँ तो वो ऑप्शन मेरे पास ऑन होता है, फिल्टर ऑन दिस विजुअल। और जो आपने फील्ड्स यूज की हुई है उस विजुअल को बनाने के लिए, वो फील्ड्स आपको यहाँ पे दिखेगी, जैसे कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम एंड सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। ये तीन मैंने फील्ड्स यूज की हुई है, तो तीनों की तीनों मुझे यहाँ पे दिखेगी। इसके अलावा आपको कोई और फिल्ट्रेशन डालना है तो आप डाल सकते हो। हमारे केस में लेट्स से मुझे कैटेगरी नेम के ऊपर कुछ फिल्टर चाहिए तो मैं यहाँ से उसको लेट्स से एक्सेसरीज, तो इस विजुअल के लिए ये एक्सेसरीज का फिल्टर लग गया है। देखो मैंने बाहर क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन उस विजुअल पे क्लिक किया तो मुझे दिखेगा हाँ इस पर्टिकुलर विजुअल पे कुछ एक विजुअल लेवल फिल्टर अप्लाई किया हुआ। ठीक है, तो ये होता है फिल्टर पेन। बट अभी हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि इफ वी हैव दिस फिल्टर पेन, तो ये स्लाइसर्स का ये फिल्टर का काम तो सेम ही है, दोनों में डिफरेंस क्या है? करेक्ट, राइट? ये सवाल तो आपके मन में आया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर ये भी फिल्टर ही कर रहा है तो ये भी फिल्टर कर रहा है। दोनों में ये डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डिफरेंस इज जो स्लाइसर है आपका, वो आपका एक विजुअल है। आपके विजुअल पेन में स्लाइसर नाम का एक विजुअल अवेलेबल है, बट ये फिल्टर पेन जो है ये कोई विजुअल नहीं है, राइट? सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड जो डिफरेंस है कि ये जो फिल्टर पेन जो होता है ये मोस्टली टूवर्ड्स फॉर द डेवलपर। ये फिल्टर पेन्स डेवलपर के लिए होता है जो रिपोर्ट बनाता है, जिसको कोई हार्ड कोडेड फिल्टर्स लगाने हैं रिपोर्ट्स के ऊपर, विजुअल के ऊपर, देन ये डेवलपर ऑलवेज यूज दिस फिल्टर। बट फॉर द एंड यूजर, जो रिपोर्ट को देखने वाला है, बस जो रिपोर्ट को यूज करने वाला है, उसके लिए ये फिल्टर पेन से फिल्टर लगाना क्रिटिकल है, क्योंकि स्लाइसर्स में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी उसको है, से वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है, देख सकता है, रिमूव करने के लिए वापस से क्लिक कर सकता है, रिमूव हो जाएगा। या मल्टीपल सिलेक्शन, अगर मैंने कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन किया, इस मल्टीपल सिलेक्शन को निकालना है तो देखो यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन का बटन भी आता है, इसको मैंने क्लिक किया तो क्लियर सिलेक्शन हो जाएगा। So this is the second difference कि user point of view, these slicers are more flexible, more useful than filter pen। ठीक है, समझ में आया? फिल्टर एंड कितने टाइप के फिल्टर्स होते हैं? इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स अवेलेबल इन पावर BI। So what are the different types of filters available? 3 types of filters available in Power BI. First is visual level filter, second is filter on this page या page level filter, and all pages or report level filter। filter on all pages means आप सारे reports के ऊपर ही filter लगा रहे हो ना। So this is the filter on all pages means report level filter, filter on this page means page level filter, and last one is visual level filter। So these 3 types के filters available है। Second question, what is the difference between slicers and filters? So difference is slicers is एक visual है, filter
जो है वो एक विजुअल नहीं है. सेकेंड डिफरेंस इज फॉर एंड यूजर पर्पज वी ऑलवेज प्रोवाइड स्लाइसर्स, and for the developers always use filters. For end user point of view, slicers are more flexible than filters. ठीक है, समझ में आया? देन लेआउट पॉइंट ऑफ व्यू आप स्लाइसर्स में चेंजेस कर सकते हो, आपको वैसे चाहिए वैसे उसको डिजाइन कर सकते हो. तो ये बेनिफिट है स्लाइसर्स का. सो वी ऑलवेज गिव स्लाइसर्स टू द एंड यूजर. We never applied filters using this filter pane options. When we use these filters कि हमें कुछ हार्ड कोडेड फिल्टर्स करने हैं या हार्ड कोडेड फिल्टर्स लगाने हैं, यूजर्स को पर्टिकुलर कैटेगरी का ही डेटा देखना है ऑलवेज, उसको बाकी की कैटेगरी को नहीं देखना है, देन वी कैन यूज इन दैट मोमेंट की फिल्टर पेन से हम फिल्टर लगा के उसको क्लियर करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इस ईयर के, ये जो ईयर का अपना स्लाइसर है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है. तो मुझे ये ब्लैंक नहीं दिखाना है इस स्लाइसर के अंदर, मुझे बस ईयर दिखाना है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी ये एक विजुअल है राइट स्लाइसर. तो इस ईयर के स्लाइसर को सेलेक्ट किया मैंने. आई गो टू दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस विजुअल. तो मैं ईयर के ड्रॉप डाउन में गया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया बेसिक फिल्टरिंग, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट ऑल करके इस ब्लैंक को रिमूव कर दिया. तो जब मैं इस ईयर को ड्रॉप डाउन करूंगा तो देखो यहाँ पे मुझे ब्लैंक नहीं शो करेगा, बाकी के सारे ईयर्स शो करेंगे लेकिन ब्लैंक नहीं शो करेगा. ठीक है, क्लियर है ये फिल्टर पेन एंड स्लाइसर्स? सर स्लाइसर्स हम यूज कर सकते हैं, फिल्टर्स ओनली डेवलपर एंड से, राइट? नहीं, अभी जैसे देखो कि जैसे रिपोर्ट आप पब्लिश करते हो, लेट मी शो यू दिस रिपोर्ट्स इन पावर बेस सर्विसेज. तो जब अपन रिपोर्ट बनाते हैं पावर बी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, तो हम उनको ऐसे यहाँ पे रखते हैं, पावर बी सर्विसेज पे हम उनको पब्लिश करके रखते हैं क्लाउड में. तो जब अपन रिपोर्ट ओपन करते हैं, लेट्स से आई विल ओपन दिस रिपोर्ट, अकाउंट डैशबोर्ड, अकाउंट पेएबल डैशबोर्ड फॉर एग्जांपल. तो देखो यहाँ पे मुझे ये फिल्टर पेन दिखाई देता है. इसको अगर मैंने ओपन किया तो कुछ फिल्टर नहीं पेज के ऊपर, लेकिन हो सकता है कि विजुअल लेवल पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई फिल्ट्रेशन डाला हो. लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, ये स्लाइसर दिए हुए, ईयर, मंथ नेम, कंट्री नेम, कंपनी नेम. तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो आपको जो चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने ये कंपनी सेलेक्ट की, तो उस कंपनी का डेटा शो करेगा. हम इस फिल्टर पेन को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है कि मुझे ऐसा कोई रिपोर्ट हो जिसमें मुझे सारे पेजेस के ऊपर एक फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है. देन सारे पेजेस पे यहाँ से फिल्ट्रेशन मतलब सारे विजुअल को सेलेक्ट करके उन पे फिल्ट्रेशन अप्लाई करने से अच्छा मैं ये फिल्टर पेन को यूज़ करके यहाँ पे जो मेरा ऑल पेजेस का जो है ना, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, वो ऑप्शंस में यूज़ कर सकता हूँ. सो इट डिपेंड अपॉन द यूज केसेस एंड सिनेरियो. मोर टूवर्ड्स यू कैन से दैट कि डेवलपर्स यूज करते हैं मोस्टली फिल्टर्स ऑप्शन एंड स्लाइसर्स आर अवेलेबल फॉर एंड यूजर्स. ठीक है, और किसी को भी डाउट है? सर कौन सा फिल्टर लगाना है अपने ऊपर होता है या रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से? नहीं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लगाते हैं. ओके सर. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने डेटा फेच कर लिया, राइट? इसी डेटा की बात करते हैं कि मान लीजिए जी डेटा फेच कर लिया. नाउ कस्टमर के साथ आपकी, क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग चल रही है, तो क्लाइंट ने आपको बोला कि नहीं मुझे क्या करना है, ये जो कैटेगरी के अंदर 3 कैटेगरीज है हमारे पास, राइट? क्लोथिंग है, बाइक्स है एंड एक्सेसरीज है. तो हमें इस रिपोर्ट में बस एक्सेसरीज रिलेटेड ही डेटा देखना है, बाकी की जो कैटेगरीज है उसका डेटा हमें एनालाइज नहीं करना है, मतलब उसको हमें रिपोर्ट में नहीं देखना है. सो आप क्या करोगे फिर, आप रिपोर्ट में जाओगे यहाँ पे और एक पेज लेवल फिल्टर पे
कैटेगरी को अप्लाई करके एक्सेसरीज सेलेक्ट कर दोगे तो सारे जो रिपोर्ट्स हैं, सारे पेजेस, उसमें ऑटोमेटिकली एक्सेसरीज का फिल्टर पास हो जाएगा एंड देन आप रिपोर्ट को पब्लिश कर दोगे। तो जब रिपोर्ट दिखेगा तो वो फिल्टर लगा हुआ ही दिखेगा ना। तब आपको ये जो पावर BI सर्विसेज में जब आप ओपन करोगे रिपोर्ट को यहाँ पे, तो इस फिल्टर पेन में आपको दिखाई देगा कि वो फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे। लेकिन जब तक आप ओपन नहीं करोगे वो आपको पता नहीं चलेगा फिल्टर लगा हुआ है नहीं। अगेन दिस पर्टिकुलर फिल्टर पेन, जैसे अभी यहाँ पे पावर BI डैशबोर्ड में यहाँ पे मैं अगर व्यू में गया तो यहाँ पे देखो ये फिल्टर पेन जो है ना, ये बटन ऑन है। इसको मैंने अगर सेलेक्ट किया तो ये ऑफ हो जाएगा, और अगर मैंने इस टाइम पे पब्लिश किया तो ये फिल्टर पेन दिखेगा भी नहीं मुझे वहाँ पे। समझ में आ रहा है? ये बटन ऑन है, मतलब यहाँ पे हम ऑप्शन दिख रहा है। मतलब यहाँ पे हमने जो भी एक्टिविटी की है, इसकी फिल्टर अगर यूज किया तो आगे भी दिखेगा, अगर नहीं किया तो बंद हो जाएगा। हाँ, अगर मैंने इसको ऑफ करके रखा है तो वो दिखेगा भी नहीं वहाँ पे, फिल्टर ऑप्शन कुछ है। लेकिन ये स्लाइसर जो है, ये स्लाइसर से एक विजुअल है जो हमने एंड यूजर के लिए ही बनाया है कि तुम यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो। तो उसको यहाँ से सिलेक्शन करना ड्रॉप डाउन से, और चेक करना कि ये विजुअल लेवल है या पेज लेवल है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग लेना। इससे अच्छा वो यहाँ से चूज करे ना। यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है कि ये दिस इज ईयर स्लाइसर्स, ये कंट्री का स्लाइसर्स है। ऐसे मल्टीपल स्लाइसर्स दोगे तो उसको जो इंटरेक्शन है रिपोर्ट के साथ करना वो इजी होगा करने के लिए। यूजर फ्रेंडली हम बोल सकते हैं कि स्लाइसर्स आर मोर यूजर फ्रेंडली देन फिल्टर्स। सर स्लाइसर ऐसा लिखा नहीं रहता क्या एक पावर BI टूल में? ये क्या यहाँ पे लिखा है ना स्लाइसर, इस विजुअल के ऊपर अगर मैं होवर करूँ तो यहाँ पे स्लाइसर दिखता है ना, लिख के आया हूँ। हाँ हाँ। हर एक विजुअल के ऊपर उसका नाम आता है जब आप होवर करते हो उस विजुअल के ऊपर। ओके ओके, एंड ये जो ईयर का नाम है, ये ईयर का नाम वो कॉलम का नाम लेता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आपको चेंज करना रहेगा ये ईयर का नाम को। लेट्स से मुझे इस ईयर का जो नाम है इसको चेंज करके मुझे करना है स्लाइस, ईयर स्लाइसर ऐसे करके। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे मैंने ईयर डबल क्लिक किया, उस पर स्लाइसर किया, इसको इंटर किया मैंने, तो देखो ये नाम चेंज हो गया, ईयर स्लाइसर करके हो गया। लेकिन ये कॉलम का नाम चेंज नहीं हुआ, ये बस इस विजुअल के लिए चेंज हुआ है ईयर स्लाइसर। स्टिल यहाँ पे आप अगर होवर करोगे तो देखो यहाँ पे वो होवर जब करोगे तो वो दिखाता है कि ये पर्टिकुलर कॉलम जो है वो कौन से टेबल से आया हुआ है। जैसे कैलेंडर डिम का ईयर का कॉलम यूज किया हुआ है इसके लिए। स्टिल कैलेंडर डिम में ईयर ही है लिखा हुआ, लेकिन ये बस विजुअल लेवल पे आपको ईयर स्लाइसर वो दिखा रहा है। ये जो चेंजेस हुआ बस विजुअल लेवल पे हुआ, आप यहाँ पे दिखाने के लिए आपने चेंजेस किया, डेटा में चेंजेस नहीं हुआ कुछ। ठीक है सर, हम स्लाइसर में दूसरा भी कॉलम ले सकते हैं ना, मतलब ईयर की जगह दूसरा ऐसा? कोई भी ले सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी मुझे बनाना है कंट्री का स्लाइसर, तो अगेन मैंने स्लाइसर को सिलेक्ट कर लिया। टेरिटरीज का जो मेरा टेबल है उसमें कंट्री है, तो मैंने इस कंट्री को ड्रैग करके इस फील्ड में ले लिया। देखो मेरे पास कंट्रीज की लिस्ट आ गई। यहाँ से मैं कंट्रीज को सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे फ्रांस, कनाडा। तो डेटा मेरा चेंज हो रहा है। ठीक है, लेट्स से मुझे ऐसे वर्टिकल लिस्ट नहीं चाहिए, अगेन स्लाइसर सेटिंग में जाके मैंने इसको ड्रॉप डाउन कर दिया। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक स्लाइसर्स बना हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वैसे यहाँ पे उसको अरेंज कर रहा हूँ। एंड इसकी जो फॉर्मेटिंग है, लेट्स से मैं इसको फॉर्मेट कर चुका हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, होम पे गया, यहाँ पे देखो फॉर्मेट पेंटर करके ऑप्शन है, ये एक्सेल में भी होता है हमारे पास। इसको क्लिक किया तो कि इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो इसको कॉपी हो जाए। इसको सेलेक्ट किया तो देखो इसको भी, इसका जो मैंने फॉर्मेटिंग किया था वो इसको कॉपी हो गया। क्लियर है? समझ में आया? Yes. ठीक है, लेट्स क्रिएट वन मोर विजुअल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज ऑप्शंस। ये जो ऑप्शंस है हमारे पास, ये ऑप्शन दिख रहे हैं, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, इसको अंडरस्टैंड करते हैं अभी। ठीक है, इतना लेते हैं, देन विल स्टॉप। तो मेरे पास ये दो विजुअल्स है, एक है टेबल विजुअल एंड वन इज मैट्रिक्स विजुअल।
तो अगर मैं टेबल विजुअल को पहले लेता हूँ, जैसे टेबल विजुअल को जब मैंने लिया तो यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन आ रहा है कॉलम्स। आप इसमें बस कॉलम्स को ऐड करते चलो, वो आपको यहाँ पे दिखता चलेगा। जैसे ये कॉलम्स यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, जैसे क्वार्टर नंबर, डेट, डेट है, देन से ईयर, तो जैसे जैसे मैं कॉलम्स को ऐड करता चलूँगा वैसे वैसे ये कॉलम्स ऐड होते जाएंगे। बट इसी विजुअल को अगर मैं मैट्रिक्स विजुअल में लूँ, लेट्स से लेट मी ऐड सम ऑफ दिस, राइट। लेट्स से फर्स्ट मैंने ईयर को रखा है, देन रखा है मैंने क्वार्टर को, देन रखा है लेट्स से, देन रखा है मैंने डेट को, राइट। दिस इज हायरार्की, राइट। अपना हायरार्की ऐसा, राइट। ईयर के बाद क्वार्टर, क्वार्टर के बाद मंथ एंड डेट। तो अगर मैंने इसको टेबल विजुअल में डाला तो इंडिविजुअली मुझे एक कॉलम देगा ये, ठीक है। इसी विजुअल को अगर मैं लेट से मैंने मैट्रिक्स बनाया इसका, मैं टेबल के साइड वाला मैट्रिक्स ले रहा हूँ, एंड नाउ अगेन आई एम पुटिंग सेम वे, जैसे रोज, कॉलम्स एंड वैल्यूज। तो रोज में लेट से मैंने डेट को डाला पहले, मुझे डेट दिखाएगा सब, जैसे यहाँ पे दिखा रहा था, ठीक है। लेट मी डेट लास्ट में रखेंगे। लेट से पहले ईयर को डालते हैं रोज में, 15, 16, 17 दो ईयर दिखाए मुझे। यहाँ पे कैसे ईयर दिखा रहा था, लिस्ट वाइज दिखा रहा था, 15, 15, 15, 16, 16। डुप्लीकेशंस वगैरह यहाँ पे वो निकालता नहीं है। यहाँ पे कैसे दिखा, 15, 16, 17, ठीक है। उसके बाद लेट से मैंने डाला क्वार्टर नंबर, देखो यहाँ पे प्लस करके आया। इस प्लस को मैंने क्लिक किया तो 2015 के 4 क्वार्टर, 16 को प्लस किया तो 16 के 4 क्वार्टर, 17 को प्लस किया तो 17 के 4। ये जितना डेटा है हमारा, जैसे 2 क्वार्टर का डेटा है तो 2 क्वार्टर तक, जून तक ही डेटा है। तो ये देखो कि अगर मैं टेबल विजुअल को लूँ तो ये सिंपली कॉलम्स ऐड करते चल रहा है, लेकिन मैट्रिक्स विजुअल को लूँ तो एक ऑर्गेनाइज वे में वो डेटा को स्टोर कर रहा है, जैसे हायरार्की है। जैसे मैं मंथ का नाम यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैट्रिक्स विजुअल में, तो वो क्या कर रहा है कि अगेन क्वार्टर्स के अंदर मंथ नेम है मेरा, राइट। क्वार्टर 1 में जैसे फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे 3 मंथ है। क्वार्टर 2 में अगेन 3 मंथ है, तो उनको वो प्रॉपरली स्टोर कर रहा है। लेट्स से मैंने डेट भी डाल दिया मैट्रिक्स विजुअल में, तो वो शो कैसे करेगा। लेट्स से मैं फरवरी को एक्सपांड किया तो 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक वो प्रॉपरली डेट दिखाएगा। जो देखो इनमें फर्क देखो कैसे है, दोनों टेबल ही है, लेकिन एक है टेबल, एक है मैट्रिक्स। सो वी ऑलवेज प्रेफर टू शो वैल्यूज इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एक ऑर्गेनाइज वे में वैल्यूज शो होती है, हायरार्किकल डेटा को वो प्रॉपरली मैनेज करता है, दिखाता है, ठीक है। सो लेट मी ऐड, जैसे हमारे पास है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ दोनों को। टेबल और मैट्रिक्स में फ़र्क समझ में आया, तो मैं मैट्रिक्स विजुअल ले रहा हूँ एक, टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ड्रिल अप ड्रिल डाउन की। और लेट्स से मैं रोज में मैंने पुट किया कैटेगरी नेम एंड वैल्यूज के सेक्शन में लेट्स से मैंने पुट किया ऑर्डर क्वांटिटी। टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अभी ये मैट्रिक्स विजुअल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे कोई ऑप्शन इनेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंपली एक कैटेगरी है और उसकी ऑर्डर क्वांटिटी। लेट मी ऐड सब कैटेगरी आल्सो इन दिस विजुअल। सब कैटेगरी नेम को मैंने इस कैटेगरी के नीचे डाल दिया यहाँ पे। जैसे मैंने एक हायरार्की यहाँ पे डाली कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, तो यहाँ पे ये प्लस साइन आया और ये ऑप्शन इनेबल हो गए। लेट मी पुट प्रोडक्ट आल्सो and then we understand कि what is happening over here, ठीक है। तो now let's say I am this, मैंने सबसे पहले कौन सी वैल्यू डाली, कैटेगरी की डाली, राइट, क्योंकि हायरार्की में कैटेगरी सबसे अपर लेवल पे है, देन आती है सब कैटेगरी, देन आता है प्रोडक्ट।
इसलिए एक्सेसरीज के अंदर यहाँ पे स्टोर है सब कैटेगरीज, और सब कैटेगरीज के अंदर स्टोर है उसके प्रोडक्ट। ठीक है ना। यहाँ पे देखो ऊपर ऑप्शन से ड्रिल अप ड्रिल डाउन। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है ड्रिल अप। ड्रिल अप मीन्स सिंपली अ बैक बटन। जैसे यहाँ पे मैंने अगर प्लस साइन पे क्लिक किया तो वो क्या करता है, एक्सेसरीज को उसने एक्सपांड कर दिया। ये ऑप्शंस देखो इनेबल हुआ ड्रिल अप। मैंने इस प्लस पे क्लिक किया था तो एक्सेसरीज के अंदर की जितनी सब कैटेगरीज थी वो सब कैटेगरीज मुझे यहाँ पे वो शो कर रहा है। इस ऑप्शन को मैंने ड्रिल अप किया तो जो बाइक्स का मैंने एक्सपांड किया था एक प्रोडक्ट का नाम, वो एक स्टेप पीछे चला गया। अभी प्रोडक्ट की सब कैटेगरीज दिख रही है एंड कैटेगरी दिख रही है एक्सपांड की हुई। वापस से मैंने ड्रिल अप किया तो वो फर्स्ट स्टेज पे चला जाएगा कैटेगरी की। ये ऑप्शन अभी डिसेबल हुआ क्योंकि इसके ऊपर कोई हायरार्की नहीं है। कैटेगरी नेम इज द फर्स्ट टॉप लेवल पे। अगेन जैसे मैं प्लस कर रहा हूँ वापस, मैं सब कैटेगरी लेवल पे गया। सब कैटेगरी लेवल मैंने सेकंड नंबर पे डाला है तो सब कैटेगरी लेवल मुझे उस कैटेगरी के अंदर की शो कर रही है। ड्रिल अप का ऑप्शन वापस से इनेबल हुआ, मैंने वापस से क्लिक किया तो वो एक स्टेप बैक जाएगा, कैटेगरी लेवल पे मुझे डेटा को शो करेगा। ड्रिल अप अंडरस्टैंड हुआ। ड्रिल अप क्या कर रहा है, आप कैटेगरी से सब कैटेगरी लेवल को एक्सपांड कर रहे हो। वापस से अगर आपको कैटेगरी लेवल पे जाना है तो आप ड्रिल अप ऑप्शन यूज कर सकते हो, एक स्टेप बैक जाना है। अंडरस्टैंड नाउ। सर नेक्स्ट स्टेप, लेट्स से यहाँ पे ये जो ड्रिल डाउन का बटन है, इस ड्रिल डाउन के बटन को जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे सेलेक्ट होके रेड में, ये सॉरी ब्लैक में सेलेक्टेड हो जाता है। मतलब ये ड्रिल डाउन ड्रिल मोड इज ऑन है अभी इस केस में जब मैं ये प्लस पे क्लिक कर रहा था तो ये एक्सपांड हो रहा था, राइट। अब मैं एक्सेसरीज के नाम पे क्लिक कर रहा हूँ। एक चीज ऑब्जर्व करो, जब लेट्स से मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। डुप्लीकेट के लिए मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, विजुअल को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ऑब्जर्व करो, मैं ड्रिल अप के जो बटन है ड्रिल अप का मैंने एक्टिवेट किया। लेट मी ड्रिल अप, एक लेवल अप जा रहा हूँ। मुझे कैटेगरी वाइज अभी ऑर्डर क्वांटिटी दिख रही है दोनों जगह पे। ठीक है, इस वाले विजुअल में मैंने क्या किया है, ड्रिल डाउन का ऑप्शन ऑन किया है। इस वाले विजुअल में नहीं है वो ऑन। तो ऑब्जर्व करो, जब मैं ड्रिल डाउन विजुअल को, इस ड्रिल डाउन को ऑन किया है मैंने, एंड नाउ आई क्लिक ऑन द एक्सेसरीज, तो वो मुझे सिर्फ एंड सिर्फ एक्सेसरीज जो मेरा कैटेगरी है उसके अंदर की ही सब कैटेगरीज दिखाएगा, बाकी की नहीं दिखाएगा। जैसे मैं ड्रिल अप गया, वापस से एक स्टेप पीछे गया, बाइक्स पे क्लिक किया तो बाइक के अंदर की सब कैटेगरी दिखाएगा, बाकी की नहीं दिखाएगा एक्सेसरीज एंड क्लोथिंग की। अगर मैंने क्लोथिंग पे क्लिक किया तो क्लोथिंग के अंदर की ही सब कैटेगरीज दिखाएगा। अगेन अगर लेट्स से मैंने क्लोथिंग पे क्लिक करके क्लोथिंग का सब कैटेगरी शो कर रहा हूँ और मैंने कैप्स पे क्लिक किया तो वो सिर्फ मुझे कैप्स के अंदर वाले ही प्रोडक्ट दिखाएगा, बाकी के जो सब कैटेगरीज के प्रोडक्ट थे वो नहीं दिखाएगा। अगेन आई ड्रिल अप तो वो एक स्टेप बैक चला जाएगा। क्लोथिंग जो प्रोडक्ट लेवल पे एक्सपांड था वो सब कैटेगरी लेवल पे दिखाएगा। अगेन एक स्टेप जाऊंगा तो सारी कैटेगरी दिखाएगा क्योंकि फर्स्ट इज कैटेगरी। तो ये यूज होता है इस ड्रिल डाउन का। ड्रिल डाउन के ऑप्शन को अगर लेट्स से मैंने अभी ऑफ कर दिया, नाउ आई क्लिक ऑन दिस एक्सेसरीज, कुछ नहीं होगा, बस सेलेक्ट होगा, वो एक्सपांड नहीं होगा। एक्सपांड करने के लिए मुझे प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन जब एक्सपांड कर रहा हो तो एक्सेसरीज तो हो रहा है एक्सपांड, लेकिन साथ ही साथ मुझे बाइक्स भी शो कर रहा है इधर और क्लोथिंग भी शो कर रहा है, जो ड्रिल डाउन के टाइम पे शो नहीं कर रहा था। अंडरस्टैंड हो रहा है? ड्रिल अप ड्रिल डाउन। ड्रिल अप क्या है, एक स्टेज बैक जाने के लिए, हायरार्की में एक स्टेप बैक जाने के लिए आप ड्रिल अप यूज करते हो। ड्रिल डाउन आप क्यों करते हो? गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की व्हेन यू सेलेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। आप हायरार्की में एक लेवल से दूसरी लेवल में डिटेल में जाने के लिए ड्रिल डाउन को यूज करते हो। जैसे एक्सेसरीज बाइक्स क्लोथिंग है, ड्रिल डाउन मैंने ऑन किया और मैंने बाइक्स पे क्लिक किया तो मुझे सिर्फ बाइक्स का ही डिटेल दिखेगा। कौन सा डिटेल दिखेगा? मैं सब कैटेगरी लेवल पे था तो मुझे प्रोडक्ट लेवल तक दिखेगा। ड्रिल अप किया, एक स्टेज पीछे गया, कैटेगरी सब कैटेगरी दिख रही है। सब कैटेगरी से एक स्टेज पीछे गया, अभी कैटेगरीज दिख रही है। समझ में आया? ड्रिल अप ड्रिल डाउन।
यस सर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज दिस, लेट मी ऑफ दिस ड्रिल डाउन, मैंने ऑफ कर दिया। अभी मेरे पास है गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की, ये दो एरोस का बटन है। अभी मैं कैटेगरी लेवल पे हूँ, फर्स्ट लेवल पे हूँ, इस बटन को मैंने प्रेस किया। वो क्या करेगा, जितनी भी मेरी कैटेगरीज थी, जैसे एक्सेसरीज, बाइक्स या क्लोथिंग, ये 3 कैटेगरीज है ना अपने पास, इन तीनों को लेट से मैं यहाँ पे एक्सपांड कर रहा हूँ, बाइक्स को, क्लोथिंग। तो तीनों कैटेगरीज की जो सब कैटेगरीज है ना कंबाइनली, इन सबको कंबाइन करेगा और सारी सब कैटेगरीज आपको दिखाएगा। कैटेगरी के बाद क्या है, सब कैटेगरी, तो सारी की सारी सब कैटेगरीज कंबाइनली दिखाएगा। देखो एक्सेसरीज के अंदर बाइक्स है, बाइक के अंदर एक्सेसरीज के अंदर बाइक रैक्स है, बाइक के अंदर माउंटेन बाइक है। तो यहाँ पे बाइक्स रैक भी है और यहाँ पे माउंटेन बाइक्स भी है। मतलब दो कैटेगरी, 2 या 3 जितनी कैटेगरीज है, जितनी हायरार्की की फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल क्या है, सब कैटेगरी, तो सारी की सारी सब कैटेगरी दिखाएगा। और भी ये ऑप्शंस ग्रेड आउट नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि अभी भी आपके विजुअल में एक लेवल है प्रोडक्ट लेवल की। अगर मैंने इसको अगेन क्लिक किया तो मुझे क्या करेगा, वो जितनी भी सब कैटेगरीज थी, सारी की सारी कैटेगरीज की मिला के जितनी सब कैटेगरीज थी, उन सारी सब कैटेगरीज के जितने प्रोडक्ट थे, उन सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिस्ट वाइज दिखाएगा। मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाएगा कि एक्सेसरीज के अंदर इतनी सब कैटेगरीज है और इन सब कैटेगरीज के अंदर इतने प्रोडक्ट है, नहीं, ऑल कैटेगरीज के अंदर की ऑल सब कैटेगरीज एंड ऑल सब कैटेगरीज के अंदर के ऑल प्रोडक्ट, लास्ट लेवल। अभी देखो ये ऑप्शन ग्रेड आउट हुआ। अगर मुझे एक लेवल अप जाना है तो मैं अगेन ड्रिल अप करूंगा तो सब कैटेगरी दिखाएगा। यहाँ पे नाम भी देखो, यहाँ पे सब कैटेगरी नेम आ रहा है। अगर वापस से गो टू द नेक्स्ट लेवल करूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, मेरी नेक्स्ट लेवल है प्रोडक्ट। अब जाऊंगा सब कैटेगरी, अगेन अब जाऊंगा तो कैटेगरी लेवल। समझ में आया, गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की। ओके, अगर ड्रिल डाउन करके, ड्रिल डाउन को मैंने ऑन किया है एंड नाउ क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की, तो सेम बिहेवियर करेगा, क्योंकि ड्रिल डाउन के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे अभी ड्रिल डाउन हो रहा है और सब कैटेगरी लेवल पे है। नाउ आई क्लिक ऑन द बाइक रैक्स, तो मुझे बाइक रैक्स के अंदर की बस प्रोडक्ट के नाम दिखाएगा, क्योंकि ड्रिल डाउन ऑन है, मैंने एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया है। लेकिन प्रोडक्ट पे क्लिक नहीं करूँगा एंड ड्रिल डाउन ऑफ है मेरा, तो कैसे दिखाएगा, गो टू द नेक्स्ट लेवल तो सब कैटेगरी लेवल दिखाएगा, अगेन गो टू द नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट लेवल पे दिखाएगा। ठीक है, अगेन यूज ड्रिल अप, लेट्स यूज दिस लास्ट ऑप्शन। जिस पे और करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्सपांड ऑल डाउन 1 लेवल इन द हायरार्की। तो अभी मैं कैटेगरी लेवल पे हूँ, मैं इस ऑप्शन को ऑन करता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया, इसने मुझे क्या किया, जितनी मेरी कैटेगरीज थी उसके नेक्स्ट लेवल की हायरार्की कौन सी थी, सब कैटेगरी, तो सारी कैटेगरीज की सब कैटेगरीज इसने मुझे ओपन करके दी। एक्सेसरीज की जी सब कैटेगरी, बाइक्स की सब कैटेगरी, क्लोथिंग की सब कैटेगरी, सबको प्लस करके ओपन करने से अच्छा मैं एक बार ही इसको दबा दूं, सारी की सारी एक्सेसरीज जो है वो कोलैप्स होके सब कैटेगरीज दिखाएंगी मुझे। अगेन ये ऑप्शंस ग्रेड आउट नहीं हुआ है, मैंने अगर इसको क्लिक किया तो वो क्या शो करेगा, सारी एक्सेसरीज के अंदर की सारी सब कैटेगरीज एंड सारी सब कैटेगरीज के अंदर की प्रोडक्ट सबको एक्सपांड करके दिखाएगा। लास्ट लेवल, गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो हायरार्की कंप्लीट हुई। अब जाना है तो मैं ड्रिल अप करूंगा, तो गया मैं सब कैटेगरी लेवल पे हूँ, अगेन अब गया तो मैं कैटेगरी लेवल पे हूँ। तो ये 4 ऑप्शन है जो यूज होते हैं, आपको पता होने चाहिए। इंटरव्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की, गो टू द और expand all down 1 level. This is go to the next level in the hierarchy. This is expand all down 1 level. समझ में आया? हेलो, यस सर, यस यस किसी को सर। डाउट है? सर ड्रिल डाउन और गो टू द नेक्स्ट लेवल में क्या फर्क है, मतलब डबल एरो, डबल डाउन का एरो और सिंगल एरो, हाँ वो दो। इसमें और इसमें अभी देखो, जब मैं इस एरो को अभी कुछ भी सेलेक्ट है, ये ड्रिल डाउन ऑन ऑफ है मेरा, बराबर। अभी मैं कैटेगरी लेवल पे हूँ, जब मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो आपको वो एक्सेसरीज,
क्लोथिंग, बाइक्स की वो जो कैटेगरी के नाम थे वो दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं ना आपको। उस कैटेगरी के अंदर की सारी कैटेगरी के अंदर की सब कैटेगरीज यहाँ पे शो हो रही है। अगेन मैंने दो लेवल पे क्लिक किया तो वो उस सब कैटेगरी के अंदर के सारे प्रोडक्ट मुझे दिखाएगा कंबाइनली। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा एक्सेसरीज के कौन से है, बाइक्स के कौन से, क्लोथिंग के कौन से। इसका काम क्या है? बस गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की जाना है। अगर आप कैटेगरी लेवल पे हो तो आपको सब कैटेगरी शो करेगा, सब कैटेगरी पे हो तो प्रोडक्ट करेगा। इसका काम वही है, गो टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब हम वो डिफाइन नहीं कर सकते कि वो प्रोडक्ट किसके बीच में है। हाँ, मतलब यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। जैसे हाँ, आप सब कैटेगरी लेवल पे हो तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी ये किसके अंदर है। हाँ 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 हाँ, ओके। अगर यही आपको पता करना है तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज करो, एक्सपांड वन डाउन। वन इसको डाउन। क्लिक करोगे तो एक्सेसरीज के अंदर की दिखेंगी, बाइक्स के अंदर की दिखेंगी, क्लोथिंग के अंदर की दिखेंगी। लास्ट वाला जो है एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल, लेकिन वो सभी के सभी को एक्सपांड करेगा। नाउ अगर आपको एक सिंगल का ही देखना है तो मैं ड्रिल डाउन को ऑप्शन ऑन करता हूँ। लेट्स से मैंने एक्सेसरीज पे क्लिक किया तो वो एक्सेसरीज के अंदर की सब कैटेगरी दिखेगा ओनली। लेट्स से मैं बॉटल एंड केजेस इस पर्टिकुलर सब कैटेगरी के अंदर के ही बस प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, तो अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो उस पर्टिकुलर बॉटल एंड केजेस के अंदर के ही प्रोडक्ट दिखाएगा बस। ये होता है ड्रिल डाउन। यस सर। सबको क्लियर है? नहीं है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कल देखते हैं नया टॉपिक। सर वो फाइल एक बार शेयर कर दो ना सर, एडवेंचर्स। एडवेंचर का ना जिप फाइल ना? हाँ हाँ, यस यस, मैं करता हूँ, मैं शेयर करता ठीक है सर। हूँ। ओके, जाना मत, एक मिनट, मुझे अटेंडेंस कैप्चर करने दो। हाँ सर। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? यस सर। ओके, कर लिया मैंने कैप्चर, आप लीव हो सकते हो। हेलो। हेलो, हाँ मैं बोलो। हाँ हाँ सर, आवाज तो है। हाँ, ये तो